हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी एक दो ज़रूरी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें। आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप इसको मैनुअली भी टाइप करेंगे तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपका वैक का सब्जेक्ट है। ये हमारे दोनों ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, सो आप चाहें तो आप इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हम दो कोर्स हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, लेक्चर सीरीज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो आप लोग होपफुली इसको फॉलो कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं फॉलो, इनको इनिशियली शुरू से देखना शुरू करना, ताकि वो एक आपका लिंक बन पाए, है ना। बाकी आज जो हम करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का यूनिट 3 हम करने वाले हैं, ठीक है। सो उसको आगे देखेंगे। उससे पहले एक दो और बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ड्यू के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, एनसी वेब, इग्नू, ड्यू, एसओएल, देखो उन सबके लिए मटेरियल बहुत यूजफुल है, ठीक है। इसके अलावा जो और अदर यूनिवर्सिटी है, अदर स्टेट वाली, वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बस आप लोग एक काम करिए, अपना सिलेबस मैच करिए और 80 to 85% आपकी चीज़ें सिमिलर ही दिखेंगी आपको। सो आप यहाँ से उसको फॉलो अप कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक कर दिया करो जैसे ही वीडियो देखते हो, प्लीज़। बाकी शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं या जो भी आपके ग्रुप्स हैं ना, प्लीज़ फॉरवर्ड इन दिस ग्रुप। बिकॉज ऐसा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको नहीं पता है ना। तो मैं कोशिश ही करती हूँ कि अपनी साइड से ईजी लैंग्वेज में इसको डिलीवर कर सकूं, ताकि आप लोग इसको एक स्टोरी की तरह समझो और अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ, और वही अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। सो शेयर कर देना ज़रूर से। सब्सक्राइब का टारगेट है हमारा 5000 का। स्पीड से पहुंचा दो इसको, बहुत बहुत स्लो चल रहे हैं हम इस चीज़ में। तो होपफुली मुझे इतना ट्रस्ट है मेरे स्टूडेंट पे कि आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा दोगे अपने आप, ठीक है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का अपन 3rd यूनिट की बात कर रहे थे, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, इसके हम बेसिकली 4 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हालांकि 4 पार्ट ऐसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स ही कवर किए हैं, सो दैट कि आप बोर भी ना हो और आपका वो लिंक भी क्रिएट हो पाए, ठीक है। सो आज हम जुडिशरी शुरू कर रहे हैं और वो हमारा 5th पार्ट में है। सो आप देखो इंट्रोडक्शन में जो बेसिक चीज है, देखो जुडिशरी से हम सबको पता है न्यायपालिका की बात हो रही है, राइट। न्यायपालिका में भी बेसिकली किसकी बात हो रही है, आपकी जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम सबको उसका मतलब भी पता ही है, राइट, कि जुडिशरी का क्या काम होता है क्या नहीं। बाकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जो हमारे कॉमर्स वाले और साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, तो ध्यान देना, ठीक है। देखो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा ना, किसी भी मतलब कंट्री का, जुडिशरी देखो हर जगह किसी ना किसी तरीके से एग्जिस्ट करती है। और इंडिया में तो वैसे भी आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। तो हमें पता है हमारे यहाँ 3 तरीके के ऑर्गन्स हैं, जो जिसमें हमारी क्या है, डिवीजन हो रखा है। वो ऑर्गन्स आप सबको पता है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है, ठीक है। सो आज हम बात कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में, ठीक है। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, रूल बनाना या फिर लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, इम्प्लीमेंट कराना, मतलब उनको लागू कराना, ठीक है। और जुडिशरी का क्या काम होता है, उसको इंटरप्रेट करना, मतलब कोई भी चीज आपके संविधान में लिखी है। मतलब ये चीज ना हमारे जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, कि हम 11th-12th में पढ़ते हैं इस चीज को। बाकी इन जनरल सभी के लिए है ना, इट्स नॉट अबाउट ओनली आर्ट्स स्ट्रीम, ये हम सबको भी पता होना चाहिए। बहुत बेसिक सी बात है कि देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हुई है, अगर वो कई बार ना आए समझ में तो उसको कौन समझाएगा। तो किसी की तो जिम्मेदारी हो कि कोई बताए उसको, तो जुडिशरी की जिम्मेदारी है, वो इंटरप्रेटर है, वो इंटरप्रेट करके बताती है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर जुडिशरी ना हो तो इमेजिन करो, अगर मान लो आपके यहाँ कोर्ट ही नहीं है, तो कैन यू इमेजिन कि अपन सर्वाइव कर पाएंगे क्या। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ भी होगा, कहाँ जाएंगे हम। मतलब चलो अगर कुछ बच्चे कहेंगे हम तो पुलिस के पास चले जाएंगे या आपस में सुलझा लेंगे, कई बार ये नहीं सुलझते आपस में, तभी तो आप पुलिस के पास जाते हो। और पुलिस के हाथों भी केस कहाँ जाता है, आगे तो बढ़कर जुडिशरी ही जाएगा ना, क्योंकि न्याय करने का काम किसका है, जस्टिस देने का काम तो जज का होता है ना, कोर्ट का होता है, पुलिस का थोड़ी होता है, ठीक है। पुलिस तो सिर्फ मेंटेन करती है चीजों को। तो ये बेसिक चीजें हैं कि हाँ, जो हमारी जुडिशरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए। कोई भी सोसाइटी में डिस्प्यूट होता है, कोई भी चीजें होती हैं, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल के बीच में हो, मतलब कि ये 2 पर्सन है, इनके बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, तो भी ये कहाँ जाएंगे, जुडिशरी के पास जाएंगे। कोई 2 ग्रुप्स के बीच में हो गई तो भी जाएंगे, या फिर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है और ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, तो अगर इनके बीच में हुई तो भी ये कहाँ जाएंगे, कोर्ट में ही जाएंगे, ठीक है। सो ये वाली चीज हमें थोड़ी सी पता हो, ये बहुत बेसिक सी बात है,
ठीक है। इसके अलावा एक दो चीजें और जो इंपॉर्टेंट है हम सबको पता होनी चाहिए कि ऑल दिस डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। कहने का मतलब ये है कि इससे ये पता चलता है कि जो आपकी जुडिशरी है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करती। ठीक है, तो कोई भी डिस्प्यूट होगा वो इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू ही सॉल्व होगा। ठीक है, और उसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, रूल ऑफ लॉ, मतलब जो भी कानून बनाया, कानून का शासन चलता है ना इंडिया में, तो आप ये देखो कुछ भी होता है तो हम सबसे पहले कानून उठा के देखते हैं कि हाँ भाई कानून क्या कहता है, कानून के हिसाब से तो सजा मिलती है सारी चीजें। ठीक है, सो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, कानून के शासन को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, न्याय दिलाया जाता है, या फिर कोई भी डिस्प्यूट है, वाद विवाद है, उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखो जो आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है ना, ये इम्प्लाई किया जाता है ऑल इंडिविजुअल्स पे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो रिच और पुअर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि एक सोसाइटी ऐसी है जहां पर, मतलब एक क्या, हर सोसाइटी ऐसी है जहां पर रिच क्लास भी होती है, पुअर क्लास भी होती है, मैन विमेन भी हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट भी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं वहां कुछ भी हो, कोई कितनी ही रिच क्लास हो, कोई कितनी ही पुअर क्लास हो, मैन हो विमेन हो, सब पे, ऑल इंडिविजुअल पे, समझ रहे हो, मतलब सभी व्यक्तियों पर बराबर से लागू होगा। तभी वो वाली बहुत पॉपुलर सी बात है ना जो हम सब हमेशा सुनते आए हैं कि क्राइम चाहे एक नॉर्मल इंसान करे, आम आदमी, या फिर एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा करे, इक्वल ही सजा मिलेगी, समझ रहे हो। तो वो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत ही तो है, उसी के ही बिहाफ पर है। ठीक है, जुडिशरी सेफगार्ड करती है राइट ऑफ द इंडिविजुअल इन सेटल डिस्प्यूट। जो भी इंडिविजुअल के या फिर जो भी आपके राइट्स वाले जितने भी आपके डिस्प्यूट होते हैं वो सब सेटल कौन करती है, जुडिशरी करती है, न्यायपालिका करती है। ये इंश्योर करती है दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप। एक चीज और कि डेमोक्रेसी में गलती से भी किसी एक के पावर, मतलब हाथ में पावर ना आ जाए, या फिर ग्रुप डिक्टेटरशिप ना हो जाए कि 4-5 लोग मिलकर या फिर एक छोटा सा ग्रुप मिलकर डिक्टेटर की तरह काम करे। ठीक है, तो ये इस चीज को बड़ा ध्यान में रखती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज क्योंकि आपकी जो इंडियन जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है किससे, किसी भी तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर से। कहने का मतलब ये कि कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं बना सकता न्यायपालिका के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। जैसे होता है ना पॉलिटिकली बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, तो जुडिशरी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, ये काफी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड है जुडिशियल सिस्टम, मतलब आपके यहाँ अगर आप हेरारकी देखोगे तो देखो हेरारकी में क्या होता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आपके हाई कोर्ट आते हैं। ठीक है, उसके नीचे फिर आपके क्या आते हैं, जो भी आपके सबऑर्डिनेट के कोर्ट आते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं वो आते हैं, समझ गए। सो ये हेरारकी चलती है। तो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन सी है, आपकी सुप्रीम कोर्ट की है। तभी कहते हैं ना लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम जब कुछ नहीं बचता, और फिर इनका जो डिसीजन होता है हमारा फाइनल होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज हुई। तो हाई कोर्ट उनके नीचे आता है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है। अब इसके अलावा आप देखोगे इंडियन जुडिशरी में जो मैंने जस्ट अभी आपको हायरार्की बताई, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है। कोई भी केस होता है तो सबसे पहले हम सबऑर्डिनेट केस मतलब कोर्ट जाएंगे। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन मिला तो ओके, नहीं मिला तो हम मूव करते हैं कहाँ, हाई कोर्ट में। यहाँ भी नहीं मिला तब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कोई भी डिसीजन दिया, ठीक है, बहुत बेसिक बात है, हम सबको पता होना चाहिए, ओके। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे फेवर में नहीं आया, या फिर मुझे लगता है कि यार मतलब इसको वापस से उनको रिवाइज करना चाहिए, तो आप एक बार और डालोगे तो ये वापस रिव्यू कर सकते हैं उसी डिसीजन को। ठीक है, अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिसीजन कर दिया वही क्या है, वही फाइनल होता है आपका। ठीक है, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, आपको उसको मानना ही पड़ेगा। फिर वो आपकी मतलब कंपल्शन है, मजबूरी है फिर कि जो भी, चाहे वो आपके फेवर में हो या ना हो, फिर जो इन्होंने बात कह दी वो पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट बताया ने, सर्वोच्च न्यायालय नाम से पता चल रहा है सुप्रीम है ना। तो आप ये चीज देखोगे, जैसे हम अभी जस्ट देख के आए क्या कि हमारा जो एंटायर जुडिशियल सिस्टम है, हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो वो 3 टियर्स में है, मतलब 3 टायर्स हैं उसके, अलग अलग 3 क्या है स्तर है जो हमने अभी देखे। ठीक है, टॉप पे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद लोएस्ट जो कहते हैं ना सेशन कोर्ट हो गए आपके, वो हो गए। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो आपने सिस्टम है कहाँ से अडॉप्ट किया है, जो हमारा GOI एक्ट है, GOI एक्ट भी बोल देते हैं इसको समटाइम, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसने इन्फोर्स किया सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉ, मतलब सेंट्रल लॉ को भी और साथ साथ स्टेट के लॉ को भी यहाँ से हमने क्या किया, लागू कराया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जब इनॉग्रेट हुआ था ना, तो 28 जनवरी 1950 को आफ्टर इंडिपेंडेंस इनॉग्रेट हुआ इस तारीख को, ये हमें थोड़ा सा पता हो। ठीक है, तो इट रिप्लेस फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वही वाली बात हो गई कि इंडिपेंडेंस से पहले भी आपका कोर्ट एग्जिस्ट करते थे, उसको हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, और इसी को हमने रिप्लेस किया
आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको हमने अपना नॉर्मल जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें रिप्लेस किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को जब आपने एस्टेब्लिश किया तो फाइनल अथॉरिटी दी आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। मतलब कोर्ट है आपके, भाई फाइनल अथॉरिटी किसकी है कि आप हाई कोर्ट को दे रहे हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे रहे हो, तो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई ये मतलब अथॉरिटी कि आप क्या करोगे, आप व्याख्या करोगे संविधान की। मतलब संविधान में कोई बात लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी है और उसका इंटरप्रिटेशन चाहिए तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप देखोगे पार्ट 5 चैप्टर 4, जिसमें आप आर्टिकल 124 से 147 देखोगे, जहां आपको इसके बारे में दिखाई देता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर, क्या क्या प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब ये सारी की सारी चीजें आपको इस आर्टिकल में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट का, आप उसमें देखोगे कि भाई कुछ लोग तो होते होंगे, आप खाली तो नहीं कह सकते ना सुप्रीम कोर्ट होता है बस। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे करके नाम सुना होगा, है ना, उसमें और भी जजेस होते हैं कोर्ट में, खाली ऐसा तो नहीं खाली 1 या 2 पर्सन होते हैं। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट बनता कैसे है, कंसिस्ट कैसे होता है, तो आप देखोगे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं आपके, CJI, ठीक है, और क्या है, अदर नंबर ऑफ जजेस भी होते हैं, मतलब अदर जजेस भी होते हैं आपके। तो ये वाली चीज हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, जरूरी है। इसके अलावा एक और जरूरी बात जो आपके मन में आ जानी चाहिए थी, अगर अब तक नहीं आई, तो हमारे CJI है कौन प्रेजेंट टाइम में, तो हमें उनका नाम पता होना चाहिए। वो कौन है आपके, डॉक्टर, अगर इन केस अगर आप लोग को पता है तो रोक के वीडियो कमेंट करना पहले, ठीक है, फिर मेरा सुनना। नहीं पता है तो प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है। डॉक्टर धनंजय, ठीक है, यशवंत चंद्रचूड़, मैं लिख देती हूँ, आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग गूगल करोगे तो इजीली आपको ये दिख जाएंगे, ठीक है। हिंदी में भी मतलब आप लिख सकते हो डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है, ये इनका नाम है। इसके अलावा एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, ये जो जजेस के बारे में है ना, नंबर ऑफ जजेस डिसाइड हुए हैं कि कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो ये आर्टिकल 124 का फर्स्ट पार्ट है जो आप उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जब इनॉग्रेट किया गया था ना, तो शुरुआत में क्या हुआ था, आपके सिर्फ 8 जजेस थे, ओनली 8। मतलब सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट किया आपने 1950 में, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो एक CJI हो गए आपके, 7 अदर जज हो गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अब ना आप ये देखना है नंबर बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंटली, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे इसमें अब आगे आने वाले टाइम में क्या हुआ, प्रेजेंटली इसमें टोटल कितने हैं, 33 जो आपके नॉर्मल जजेस है और एक वो है, ये 3.3 नहीं है एक्चुअली, ये 33 है, ठीक है। इसको देख लेना कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 है, मतलब एक आपके कौन होंगे, CJI होंगे और 33 अदर जजेस होंगे, ठीक है। सो ये ऐसे है 1 + 33, तभी ये 34 हो रहा है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सॉरी, वो थोड़ा आवाज का वो रहा होगा, गला थोड़ा वो हो गया है खराब। बाकी मतलब समझ में तो आ रही होगी, इतना तो है। बाय द पार्लियामेंट दैट द नंबर ऑफ द अदर जजेस, देखो धीरे धीरे क्या हुआ, पार्लियामेंट ने इसके नंबर को इंक्रीज किया, ठीक है, प्रोग्रेसिवली। जैसे आप देखोगे 1956 में, मतलब ये नंबर, ये तो मैंने आपको फाइनली अभी प्रेजेंट वाला बताया, बट आप ये देखो किस तरीके से और फ्रीक्वेंटली ये नंबर चेंज हुए आपके, ठीक है। सो 1956 में 10 हो गया था ये नंबर, 13 हो गया था 1960 में, ठीक है, 17 हो गया था 1977 में, 25 हो गया था 86 में, 32 2009 में, ठीक है, और 34 हमारा अभी प्रेजेंटली चल रहा है 2019 से। तो ये थोड़ा बेसिक है, पता होना चाहिए था, इसलिए बस ये डाल दिया आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बाकी ये आपके CJI हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की बनते कैसे हैं, है ना। तो ऑल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, देखो एक बात ध्यान है, जब हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट की कि आपके जो प्रेसिडेंट है वो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, राइट। सो ये अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंट करते हैं, है ना। जैसे हमने देखा कि जो हमारे PM हैं उनको भी वही करते हैं, गवर्नर को भी वही करते हैं, तो ऐसे ही आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, हमने वहां देखी थी कुछ कुछ पोस्ट है ना कि किस किस को वो अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा आप जजेस में भी देखेंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, ऑल जजेस, इस बात का ध्यान रखना, स्टेटमेंट में कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है, यहीं से आपका बेस तैयार हो रहा है, तो जरा ध्यान करके सुनना इन बातों को कि ऑल जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई वो तो सबसे ऊपर की पोस्ट हो गई, सबसे सुप्रीम पोस्ट तो वही है, उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं, तुम्हारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। जिस टाइम अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कंसल्ट करते हैं, सलाह लेते हैं, ठीक है, विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, मतलब जहां उनको जरूरत महसूस होती है तो वो उनसे क्या करते हैं, डिस्कशन करके, सलाह करके फिर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अदर जजेस है आपके सुप्रीम कोर्ट के, इसके अलावा आप ये देखोगे जो अदर जजेस है आपके सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करे, तभी तो हमने यहाँ ऑल देख लिया, ठीक है।
वो किसके साथ कंसल्टेशन करते हैं, वो करते हैं आपके सीजेआई के साथ। सीजेआई के अलावा और कौन कौन होता है, दो आपके सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही। तो ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से मतलब आप खाली एक की एडवाइस पढ़नी है, आप एक दो जगह से एडवाइस लेकर तब आप बेस्ट जो आपके जजेस हैं उनको चूज करते हो, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट और जो चीफ जस्टिस है हैज बिकम द मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। देखो ये वाली बात भी सही है कि ये जो मैटर है ना पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का बहुत ज्यादा मैटर है, मतलब किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या है पार्शियलिटी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट। सो उसके बारे में भी मतलब काफी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे आप थोड़ा बहुत देखोगे तो यूजुअली क्या होता है, जो आपके सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना वही बनने चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। बट लिटरली मतलब कभी कभी क्या हुआ, कुछ कुछ चीजें बदली। जैसे आप देखो मतलब वो आप पढ़ोगे इसमें तो आपको पता चलेगा, जैसे सिंस 1950 से 73 में आप देखोगे तो कुछ जैसे आपकी जितनी भी प्रैक्टिस हुई या फिर जितने भी आपके जजेस अपॉइंट हुए वो कौन हुए, सीनियर मोस्ट जजेस, मतलब जो वरिष्ठतम है ना, जो सबसे ज्यादा सीनियर है उनको आपने क्या किया, सीजेआई बनाया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। पहला कन्वेंशन कब वायलेट हुआ, कब ये बात का उल्लंघन हुआ कि सीनियर मोस्ट जज नहीं बने, 1973 में, ठीक है, जब अजीत नाथ रे को अपॉइंट किया गया एज सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सप्रेसिडिंग 3 सीनियर जजेस। मतलब इनके ऊपर 3 सीनियर जजेस थे ऑलरेडी, पर उनको ना चूज करके किसको चूज किया गया, अजीत नाथ रे को। सो ये पहला वायलेशन था जब ऐसा हुआ, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आप देखोगे 1977 में, ठीक है, आप यहाँ देखोगे मिर्जा हमीदुल्ला बेग, इनको अपॉइंट किया गया सीजेआई, ठीक है। और ये भी देखा जाए तो इन्होंने मतलब एक सीनियर मोस्ट जज थे एचआर खन्ना, ठीक है, उनको क्या किया, उनको मतलब एक तरीके से उनको ओवरटेक कर दिया ना, तो ये वाली चीज हुई। तो ऐसे आपको कुछ कुछ केसेस दिखते हैं, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी काफी है। एक बात और है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे आप इसमें देखोगे कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन, क्या क्या कंट्रोवर्सी है, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी है, क्योंकि फाइनली राइट पे तो सुप्रीम कोर्ट को ही है ना इंटरप्रिटेशन देने का या अपनी बात समझाने का, व्याख्या करने का। सो ये जो वर्ड है ना कंसल्टेशन, ठीक है, इसको उन्होंने टाइम टाइम पर क्या करा है, अलग अलग व्याख्या दी है। मतलब कि अगर आप पुराने सालों में देखोगे, पहले इतिहास में इन द सेंस कि कुछ सालों पहले तो कंसल्टेशन के ऊपर कुछ और कहा जुडिशरी ने, अब देखोगे कुछ और कहती है। तो मतलब हर टाइम पे इनकी व्याख्या थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। मतलब ये वही वाली बात हो गई, कोई एक पर्सन तो फिक्स नहीं है ना कि ये कहेगा और इसके थॉट प्रोसेस हमेशा सेम रहेंगे, नहीं। सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दी है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी आपके सीजेआई बैठेंगे, जो भी आपके जजेस होंगे, भाई वही तो उनके पास ही तो अथॉरिटी है ना अपनी बात रखने की। तो जैसे जैसे पर्सन बदलता जाएगा तो थोड़ा बहुत एक होता है ना व्याख्या करने का तरीका, इंटरप्रिटेशन का तरीका यार अलग होता जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है इस चीज में। तो आप देखोगे समय समय पर ये चीज बदली है। जो पहला आपका केस था फर्स्ट जज केस 1982, कोर्ट ने कंसल्टेशन के लिए बोला डजंट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यू। वो ये कह रहे थे, मतलब ऐसा कहा गया 1982 के केस में जब ये उठा कि ऐसा नहीं होता कि आप क्या करोगे कि मतलब वो कह रहे हैं कि न्यायालय ने ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब खाली यही नहीं है कि आपको सहमति बना ली, आपको मतलब इस चीज को मानना ही मानना है। वो कह रहे हैं ये सिर्फ क्या है, विचारों का आदान प्रदान है, कि हमने सिर्फ अपने व्यूज को एक्सचेंज किया है ना, एक्सचेंजेस ऑफ व्यूज है। सेकंड केस आपका ऐसे ही उठा 1993 में, ठीक है, जहां पर कोर्ट ने अपनी बात रिवर्स कर दी, अपनी बात ही पलट दी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या अर्लियर डिसीजन, जो पहले ये वाला जो डिसीजन दिया ये पलट गया, ठीक है, उन्होंने चेंज किया। कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, कंकरेंस, मतलब सहमति, कि जो भी आप कंसल्टेशन कर रहे हो वो फिर आपको उसको फॉलो अप करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आप ये सोचोगे आपने तो सिर्फ डिस्कस किया था, जैसे ऊपर बोला गया ना कि एक्सचेंज व्यूज है ना। अब इन्होंने इंटरप्रेट किया क्या कि तो कंकरेंस है, दैट मीन्स कि ये सहमति है, तो यू नीड टू फॉलो इट, राइट। इसकी बात हुई। तो ऐसे ही आप देखोगे, ऐसे ना बहुत सारी आपको कंट्रोवर्सी दिखाई देती है इसमें पॉलिटिकल, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, आपके आंसर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस को देखो एक बारी कि किस तरीके से किस में दे रखी है। तो वो कह रहे हैं किसी भी पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हो एज अ सुप्रीम कोर्ट, बस उसको कुछ चीजें फॉलो करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, योग्यता वाला, ठीक है। सो उसको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो अप करना है, ठीक है। सो वो किस में दे रखा है, आर्टिकल 124 का 3rd पार्ट में, ओके। सबसे पहली बात वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नागरिक होने चाहिए वो। इसके अलावा भाई आप इतने बड़े मतलब जज बनने वाले हो, इतनी बड़ी अथॉरिटी मिलने वाली है, तो कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना आपको। तो क्या बोला गया कि उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना, 5 साल कम से कम उन्होंने काम किया उस पर, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, या फिर और करके लिखा है एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में,
10 साल के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट की राय में, मतलब प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उनकी बहुत अच्छी खासी क्या हो, एक प्रतिष्ठित कहते हैं ना, एक जूरिस्ट हो आप, मतलब आपकी एक इमेज हो, आप उनकी नजरों में होने चाहिए कि हाँ इनका काम बहुत अच्छा रहा है, इनके फैसले बहुत ज्यादा कारगर रहे, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस क्या है, न्यायाधीशों को हटाते कैसे हो, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो आपने देखा, हटाने का क्या सिस्टम है, इम्पीचमेंट के थ्रू, महाभियोग के थ्रू हटाया जाता है इनको, ठीक है। और किसके ऑर्डर पे, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही महाभियोग लगाया जाता है और फिर हटाया जाता है, ठीक है। 2 ग्राउंड पे आप इनको हटा सकते हो रिमूवल ऑफ जजेस को। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, पहला क्या, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब साबित दुर्व्यवहार, मतलब ये प्रूफ हो जाए कि भाई उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। दूसरा क्या, इनकैपेसिटी, मतलब असमर्थता, कि भाई आपको लगे कि जो आपके जज हैं वो समर्थ ही नहीं है, वो कैपेबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो। अब एक बात और, ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ये होता कैसे, कहाँ कैसे लागू कराया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो ये जो रिमूवल का प्रोसेस है इंप्लीमेंट का जजेस के लिए, आप इसको किसी भी हाउस में, मतलब इधर इन लोकसभा इधर इन राज्यसभा, मतलब आप किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो, मतलब इसको शुरू किया जा सकता है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, ठीक है। अब एक बार इस प्रोसीजर को समझो। अगर मान लो लोकसभा से आपने इसको शुरू करा, सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल वाली बात को, तो जो मोशन आपने मूव करा उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, उसके ऊपर 100 मेंबर लोकसभा के आपके, उनके साइन होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो। दूसरा क्या है कि ये जो साइन है, रिमूवल मोशन इज सबमिटेड टू द स्पीकर। पहले 100 जनों ने, मतलब लोकसभा में 100 कम से कम नेता ऐसे होने चाहिए जो इस पे साइन कर दें, फिर ये सबमिट होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा के ऊपर, मतलब लोकसभा के पास, ठीक है। अब क्या होगा, इधर द स्पीकर में एडमिट और रिफ्यूज टू एडमिट द सेम। अब देखो, अब किसकी अथॉरिटी, स्पीकर की, वो चाहे तो वो इसको एडमिट कर ले, स्वीकार कर ले, वो चाहे तो इसको अस्वीकार कर दे, उनकी मर्जी, उनके हाथ में अथॉरिटी है। नेक्स्ट आपका, इफ इट इज एडमिटेड द स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट्स अ 3 मेंबर कमिटी। अगर मान लो उन्होंने एडमिट कर लिया, उन्होंने कहा चलो हम स्वीकार कर लेते हैं इसको, तो वो एक कमिटी बनाएंगे 3 मेंबर की। ऐसा नहीं है कि खाली स्वीकार कर लिया और आगे भेज दिया और रिमूव हो गए, नहीं, इतना ईजी नहीं है। जजेस को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना, इम्पीचमेंट का प्रोसेस अपने आप में बहुत भारी भरकम प्रोसेस होता है, ठीक है। 3 मेंबर्स की कमिटी बनती है तुम्हारी, इन्वेस्टिगेशन का चार्ज दिया जाता है पूरा पूरा, कि भाई अब ये 3 सदस्य समिति बना दी गई, अब आप पूरी जांच पड़ताल करो कि जो भी इनके ऊपर ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाया जा रहा है, जो भी बात कह के, जो भी रीजन दिया जा रहा है, आप उसको वेरीफाई करो, ठीक है। अच्छा, कमिटी में कौन कौन होने चाहिए, सीजेआई और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जिसके भी आप अगेंस्ट लगा रहे हो वो नहीं होंगे डेफिनेटली, पर और जो अदर जजेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, या फिर सीजेआई होंगे, ठीक है। इसके अलावा चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। इसके अलावा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे, मतलब जो अभी हमने पढ़ा ना, प्रेसिडेंट की नजर में कोई ऐसे पर्सन हो, ऐसे जूरिस्ट हों जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा हो, वो, ठीक है। इस कमिटी में क्या होगा कि अगर वो फाइंड करते हैं कि जज गिल्टी है मिसबिहेवियर के आधार पर या फिर इनकैपेसिटी है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो मोशन है, लोकसभा वाला जो मोशन है, वो इसके ऊपर पूरा विस्तार करेंगे, ढंग से पूरा चर्चा वगैरह करते हैं, ठीक है। जब चर्चा करते हैं तो ये पास होता है लोकसभा में, और लोकसभा में पास होगा, पहले सोचो, ये देख रहे हो लोकसभा में 2 प्रोसेस हो रहे हैं। पहले 100 नेताओं ने साइन किया उसके ऊपर, ठीक है। फिर ये स्पीकर के पास गया, स्पीकर के बाद से फिर वो कमिटी बनी, कमिटी ने पूरा डिस्कस किया, फिर वापस ये पास होएगा स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। स्पेशल मतलब लोकसभा से पास हो गया, अब ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा राज्यसभा में, हाँ, ठीक है। सो राज्यसभा में अब ये जाएगा लोकसभा से पास होके, मतलब कमिटी ने पास कर दिया तो अभी आगे चला गया, वापस नहीं हो रहा लोकसभा में, अभी आगे चला गया राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा में भी ये मोशन पास हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा कि जो आपका मतलब प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर देंगे उनको, और ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हुआ आपका लोकसभा में इनिशिएट करने वाली बात, ठीक है। अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया है तो इसका क्या तरीका है कि इसमें 50 मेंबर, देखो वहां 100 मेंबर थे, यहाँ 50 मेंबर साइन करेंगे, ठीक है। साइन करने के बाद क्या होगा कि ये किसको दिया जाएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जैसे वहां स्पीकर को दिया था, यहाँ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दिया जाएगा। इनके पास भी सेम चॉइस है, चाहे तो एडमिट करें, चाहे तो रिफ्यूज कर दें, अस्वीकार कर दें, ठीक है। अगर एडमिट करते हैं तो कमेटी बनाई जाती है वापस से, ठीक है, वो भी 3 मेंबर की, यहाँ भी सेम, ठीक है। और उसके बाद वो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो पास हो जाता है तो वो उसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। सो ये वो वाला पार्ट था तुम्हारा जो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं क्योंकि इसमें मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए इसको शॉर्ट करके मैं आपको बताऊंगी ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट है कौन सा आपका, वैसे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि क्या क्या इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। 5000 का टारगेट है, स्पीड से पहुंचा दो, ठीक है। शेयर कर दो बढ़िया अपने दोस्तों को सारे क्लास ग्रुप्स में, ताकि सबको हेल्प हो पाए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।